अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी, अभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले की बात है, कि फिर से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है और खुश करके उनको मार दिया। ये गनीमत है कि भारत की सेना ने उसी दिन खंडन किया और कहा कि माफी मांगो। अगले दिन अखबार में कोई माफी नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि उनका झूठ तब तक गांव-गांव फैल चुका है और हमारे लोगों को शिक्षा तो मिली नहीं, जागरूकता को मिली नहीं। ये देश वही है जहां सोशल मीडिया नहीं था तो 90 के दशक में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी और पूरे देश के लोग दूध पिलाने लगे थे। आजकल प्यास नहीं लगती क्या? आजकल क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो एक दौर का पाखंड था, चला गया। अब नए नए पाखंड आपके सामने हैं और कुछ पाखंडी लोगों को आपके बीच में प्रचार करने के लिए भेजा गया। कुछ दिन पहले आए थे ना बिहार, एक आया था उनका प्रचारक, उसी समय मैं भी आया था और मैंने उस समय भी एक बात कही थी, इस देश में जिसको वोट देकर के आपने बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया, भारत के संविधान की शपथ ली, वो संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ था कि नया भारत बनाने पर हम वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और एक ढोंगी पाखंडी ऐसे व्यक्ति के सामने इस देश के बड़े बड़े मिनिस्टर थाली लेकर के आरती उतार रहे थे। इससे बड़ा शर्म इस लोकतंत्र की धरती पर और क्या होगा? वो प्रचारक क्या कर रहे हैं भाई? उन प्रचारकों को काम दिया गया है, चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है तो देखो हम अपना काम करेंगे कि रक्षाबंधन पर 200 रुपया सिलेंडर की कीमत घटाएंगे और उसके बाद भी बोर्ड लगवा देंगे, थैंक यू फलाने जी। आप समझिए 4.5 साल लगातार आपका पैसा 1200 रुपया सिलेंडर का करके उसको आपसे लूटा गया और आपके पैसे को कम करके चुनाव के ठीक पहले आपको मूर्ख बनाया जाएगा। और इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि वो काम राजनीतिक ढंग से अपना करेंगे। उनका जो प्रचार के दूसरे संगठन बने हुए हैं, जैसे आरएसएस का राजनीतिक संगठन का नाम है भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहली पंक्ति के प्रचारकों का नाम है ईडी और सीबीआई। किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो पहले जो प्रचारक भेजे जाते हैं वो पार्टी से नहीं होते, वो आनुषंगिक संगठनों से होते हैं। तो पहले ईडी भेजी जाती है, फिर सीबीआई जाती है, फिर उसके बाद दूसरा कोई संस्थान जाता है, उसके बाद कोई बाबा भेजा जाता है, जो बाबा अपने धर्म का प्रचार करते करते आखिरी में एक वाक्य बोलता है कि इस देश का संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप एक बात सोच कर देखें कि धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसे बाबाओं को इजाजत भी वही भारत का संविधान देता है। अरे मूर्खों, अगर वो संविधान बदल दोगे तो किस अधिकार से अपने धर्म का प्रचार करोगे? ये भी बात उनको समझ में नहीं आती। और ऐसे वक्त में जब इस देश का संविधान बदलने की बात की जा रही, और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि पहले ये बात कोई दोयम दर्जे का नेता बोला करता था, कोई बाबा बोला करता था। चंद दिनों पहले इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का सबसे प्रमुख व्यक्ति एक लेख लिखता है कि भारत का संविधान अब गैर जरूरी हो गया है और अब इस संविधान को बदल देना चाहिए। यह सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये क्लियर कह दिया कि वो अगली बार जीतेंगे तो भारत के संविधान को बदल देंगे। ये साफ उनका जो अगर कैबिनेट का आर्थिक सलाहकार जैसे सबसे बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति अगर कोई लेख लिख रहा है तो क्या प्रधानमंत्री और नागपुर की सहमति के बिना वो लेख लिख सकता है? अरे जिसकी कैबिनेट में बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री अपनी मर्जी से कोई अपना पीएस नहीं रख पाते, वो उतना बड़ा लेख लिख लेगा। इसका मतलब केवल ये है कि एजेंडा उनका तैयार है, उनका एजेंडा क्लियर है, वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं तो याद करता हूं अपने पुरखों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने कितना मेहनत करके, जिस संविधान से संतुष्ट भी वो नहीं थे अंततः, और उन्होंने कहा भी, चेतावनी भी दे दी थी कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए तो वो कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। और अगर हमने राजनीतिक बराबरी दे दी और आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं दी
तो ये संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी उससे बहुत संतुष्ट भी बाबा साहब नहीं थे, फिर भी ऐसा संविधान बना गए कि जो अपने दिल में मनुस्मृति को रखता है उसके सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर आज अभी भारत का संविधान खड़ा है। इसलिए हम अपने पुरखे को सल्यूट करते हुए उसके संविधान की बात यहां पर कर रहे हैं, और इसलिए उस बाधा को वो निकालना चाहते हैं। और बाधा क्या है? वही प्रस्तावना का लिखा हुआ न्याय, समता, बंधुता। और आपके पर्चे में जो लिखा है अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340, 3-4 आर्टिकल ही बचे। चुनाव हो रहा है, आप किसी को वोट दो, वोट उन्हीं को जा रहा है अगर गलत हो रहा है तो। कभी आपने देखा है कि कोई मशीन गलत वोट दे रही हो और किसी निर्दल प्रत्याशी को वोट जा रहा है? नहीं ना देखा। हर बार वोट जो गलत होता है वो उन्हीं को जाता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं। बताइए संविधान बचा है क्या? आपके राज्य में भी हुआ था पिछले चुनाव में, कुछ लोगों को तो सर्टिफिकेट दे दी गई थी कि आप जीत गए हैं। कुछ देर बाद पता चला कि सर्टिफिकेट वापस ले ली गई और आप हार चुके हैं। पिछली बार आपके यहाँ जो प्रयोग हुआ वो अगली बार उत्तर प्रदेश में और अच्छे से अप्लाई किया गया। कई जगहों पर बिजली चली जाती है, यहाँ भी बिजली चली गई थी थोड़ी देर के लिए, पंडाल वंडाल गिर गया, और ऐसे समय में वहां काउंटिंग के आखिरी समय में बिजली चली जाती है और जो 5000 वोट से जीत रहा था वो 500 वोट से हारा हुआ घोषित हो जाता है। लड़ते रहिए मुकदमा। तो संविधान कितना बचा? एक दो बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये संविधान बचा क्या? सबसे बड़ा हक आपको मिला था वोट डालने का। खुलेआम मुस्लिम बस्तियों के सामने पुलिस प्रशासन खड़ा होकर वोट डालना नहीं दिया। 26% वोटिंग हो रही है अगर एक जगह पर, तो संविधान कितना बचा है? ये क्लियर कट आपके सामने बताया गया। अरे ये यूपी बिहार का इलाका है, इसका इतिहास तो बिहार वालों हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे। कुछ लोगों को ये गुमान था कि वो मुख से पैदा हुए, भुजा से पैदा हुए, तो बस्तियों के सामने चारपाई लेकर, लाठी लेकर बैठ जाते थे और सबका वोट वही डाल देते थे और एक तरफा वही राज करते थे। फिर मान्यवर कांशीराम कहते थे ना कि कलम जो है ना, कलम पर ऊपर जो बैठा हुआ है इसको मुझे ऐसे पलट देना है। बिहार वालों, जो शुरुआत बाबू जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर ने की 1990 में, आपने उसको पलट दिया। वही लाठी जो ताकतवर के हाथ में थी तो शोषण का पर्याय बनी, और वही लाठी जब सक्षम हाथ में आई तो कमजोर के पक्ष में खड़ी हो गई और सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जमीन बनकर बिहार तैयार हो गया है कि वो पलट गया। और आज किसी की हिम्मत नहीं है कि यहां पर कोई वोट डालने से रोक सके। क्या आपके यहां रोका जा रहा है क्या? हमारे यहाँ यूपी में आज वही काम अब इस देश के मुसलमानों के साथ किया गया है, लेकिन हम आप ये बोल नहीं पाते। बताइए संविधान कितना बचा है? जब वोट ही नहीं डालने दोगे तो किस बात का लोकतंत्र? दूसरी बात, चुनाव आयोग एक हुआ करता था, चुनाव आयोग कार्रवाई किया करता था, पूरा बड़ा बड़ा चुनाव निपट गया। आपको पता चला क्या चुनाव आयोग कोई चीज होती है? यहां इस देश में साहब दोपहर में अगर चुनाव आयोग का घोषणा होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि उनके आका की रैली हो रही थी बंगाल में। जब रैली खत्म होती है तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बताइए लोकतंत्र कहां बचा हुआ है? तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, न्यायपालिका में लोग गए शिकायत करने कि भाई इस देश में अब कार्यपालिका न्यायपालिका ठीक काम नहीं कर रही विधायिका, तो न्यायपालिका में न्याय मांगने गए और वहां पता ये चला कि वहां ऐसे ऐसे लोग न्यायपालिका में बिठाए गए जिन्होंने उनके एजेंडे पर फैसला सुनाया और कुछ दिन बाद जाके उसको राज्यसभा भी मिल गई। बताओ क्या ये डील पहले नहीं हो गई होगी कि आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाओ, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे? अगर सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने पोस्ट रिटायरमेंट कोई ओहदा लेता है तो उसके सारे फैसले क्या संदिग्ध नहीं हो गए? कितना निष्पक्ष बचा है न्यायपालिका? ये संविधान कितना बचा है? उसके और आगे बढ़िए। आप कहते हैं आरक्षण बचा है, आरक्षण को छेड़ेंगे तो जान दे देंगे, बहुत कुछ आप भी समझते हैं। आंख खोलिए, आपका आरक्षण बिना छेड़े, बिना खत्म किए ऑलरेडी खत्म कर दिया गया है। कहीं बचा नहीं आरक्षण। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी दो ही जगह आरक्षण बचा था।
नई शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में अब धीरे धीरे अंबानी और अडानी की तरफ से बेचने की पॉलिसी पास कर दी है। 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा, यूट्यूब पर आप पढ़ेंगे, आपको डिग्री मिल जाया करेगी। वो वाली डिग्री नहीं जो इस देश के प्रधानमंत्री को मिलती है, क्योंकि वो तो झूठी निकल जाती है। हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री उनकी है और 1978 में उस फॉन्ट में वो डिग्री बन गई जो उस समय फॉन्ट ही नहीं बना था। भाई उनके लिए तो कुछ भी हो सकता है। नाली के गैस से चाय बन सकती है, तो बिना पढ़े इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी मिल सकती है। फिर भी अब हो क्या रहा है, हमने जिन चीजों का मजाक बनाया हमारे लोग उसको समझ नहीं पाए। इसलिए अब जाते जाते मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं, जिस संविधान को हम बचाने की बात कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है। थोड़ा सा बचा है ताकि भ्रम बचा रहे कि हम जमहूरियत में जी रहे हैं। इस मुल्क का आईन वैसे ही खत्म हो चुका है। तो जब सरकारी शिक्षा नहीं बची, सरकारी रोजगार नहीं बचा, तो अब आरक्षण कहां लेंगे? एकदम सीधा सा सवाल है। तब मुझे मंडल कमीशन याद आ रहा है, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही थी किसी ने अगर 1 रुपए भी सरकारी मदद लेकर के कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है तो वो प्राइवेट नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। इस वाली मांग पर अगर आज खड़े हो जाएं तो कम से कम आप अपने लोगों को गोलबंद कर सकते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, 52% आबादी को 52% आरक्षण होना चाहिए। एक बात, अब अगर इसे आसान भाषा में जनता तक ले जाया जाए, एक सवाल पर हम और अली अनवर साहब आते समय बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। हम कुछ लोग ऊपर चीजों को मैनेज करते रह गए, समझाते रह गए, और वो आया वही जो अरुण साहब कह रहे थे, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और वो सारे पक्षियों को कैद कर ले गया। हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ खड़ा कर दिया गया और आज उनका वोट लेकर सरकार बनाई जा रही है। और नफरत भर दी गई है कि ओबीसी में सारा हक या हिर कुर्मी कोयरी ने ले लिया है, और उत्तर प्रदेश में ये काम करता है भाई। तो आप अगर उनको अपनी तरफ जोड़ना है तो क्या करना होगा? तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर बांटनी होगी और कहना होगा कि हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ भी अन्याय हुआ, हमारे भी लोगों से गलती हुई होगी, उनको भी सरकार में मौका मिला होगा तो कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन एक बात करते हैं। चलो, अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही थी 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 52% आरक्षण क्यों नहीं मिला? क्योंकि 50% की अपर लिमिट थी। अपर लिमिट टूट गई। कैसे? आपके पर्चे में भी लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया तो अपर लिमिट तो टूट गई, 60% आरक्षण हो गया है। जब अपर लिमिट खत्म हो गई है और 10% उनको तुमने बिना मांगे आरक्षण दे दिया है, तो हम उनके लिए 5% और देने की बात करते हैं। लेकिन अब जो 85% बचा है वो SC, ST, OBC और पसमानदा को बांट दिया जाए, इसकी मांग करने की जरूरत है। 52% आबादी को 52% हक मिलना चाहिए, और 27% के बाद ये जो 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये इस ओबीसी जमात के सबसे अति पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षित होना चाहिए। ये मांग हम उठाते हैं, और तब देखिए कि आपके लोग आपके साथ खड़े होते हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा उनको दीजिए जो आज भी कतार में सबसे पीछे रह गए। इसलिए मुद्दे आपके पास हैं, और मैं बधाई दे रहा हूं फिर से विष्णु जी और इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने एजेंडे पर बात की है। संविधान खतरे में है, मंडल कमीशन की लड़ाई और तीसरी जाति जनगणना की लड़ाई 1931 के बाद हुई ही नहीं। काका कालेलकर कमीशन की भी पहली सिफारिश कि आपको कास्ट सेंसस कराना चाहिए, जाति जनगणना करानी चाहिए। मंडल कमीशन की भी सिफारिश कि जाति जनगणना करानी चाहिए। इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है और जाति जनगणना कराने के लिए कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। वो तो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं भाई।